अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। और चलिए आज मैं आपको क्लास 8 का सबक नंबर 18 पढ़ाऊंगी। इसको बहुत अच्छे से रीड कराऊंगी, नोट डाउन भी कराऊंगी और इसके अल्फाज मायने और सवाल जवाब भी कराऊंगी। तो लेट्स डू इट। सबसे पहले हम इसका चैप्टर लेते हैं। इसका चैप्टर है हमारा कुर्रतुल ऐन हैदर। ये है कुर्रतुल एन हैदर। ये एनसीईआरटी का क्लास 8 का अपनी जुबान का चैप्टर नंबर 18 है। इसको अच्छे से रीड करेंगे। ये कुर्रतुल ऐन जो है वो एक खातून है, हैदर। ये एक खातून है, एक औरत का कहानी है जो एक नॉवेल, एक अफसाने वगैरह लिखती हैं। इन्होंने अपने हिंदुस्तान के मुश्तरका तहरीक के ऊपर बहुत सारे नॉवेल और बहुत सारे अफसाने लिखे हैं। और उसमें से एक अफसाना ये है, मुश्तरका तहजीब कहते हैं, जैसे कि जिसमें हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम सभी लोग मिलजुल कर आपस में एक दूसरे से कहा जाता है मुश्तरकुल तहजीब। एक दूसरे की शादी ब्याह त्योहार वगैरह में मिलजुल कर काम करते हैं, उसको कहते हैं मुश्तरका तहजीब। मुश्तरका तहजीब के बहुत सारे अफसाने और नॉवेल लिखे हैं। कुर्रतुल ऐन हैदर की विलादत 20 जनवरी 1928 1928 को अलीगढ़ में हुई। उनके वालिद सैयद सज्जाद हैदर वल्दम और वालिदा नजर सज्जाद हैदर दोनों मारूफ लिखने वाले थे। यानी कि जो उनके वालिद और वालिदा हैं वो उनके बहुत ही अच्छे लिखने वाले कलमकार थे। कुर्रतुल ऐन हैदर को अदब का ज़ौक़ वर्सा मिला, विरासत में मिला था। यानी कि कहा जाएगा कि जैसे कि वो बहुत माहिर उर्दू के, इंग्लिश वगैरह के जो होते हैं, जिस जुबान के होते हैं, वो उसको हम अदब किया हुआ कहा जाएगा। यलारम और इनके माँ बाप जो थे वो उर्दू के बहुत अदब किए हुए थे, बहुत उर्दू के बहुत ज़्यादा माहिर थे। तो माँ बाप से ही इनको विरासत में अदब, तहजीब और जो है हर एक चीज़ का यदम और नज़र। हैदर को बुजुर्ग 1857 में मुगलिया सल्तनत के खात्मे के बाद सर सैयद की तहरीक में शामिल हुए। यहाँ से कहा जा रहा है कि इनके जो अब्बा अम्मी थे, बुजुर्ग थे, वो 1857 में मुगलिया सल्तनत के खात्मे जब हो गया तो उसके बाद उन्होंने सर सैयद की तहरीक शुरू करी, उसमें शामिल हुए। सर सैयद की तहरीक में अंग्रेजी तालीम हासिल करने वाले हिंदुस्तानी मुसलमानों में वो पेश हुए। 1920 में उन्होंने सर सैयद का कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यलदरम बना, उसके वो पहले रजिस्ट्रार मुकर्रर हुए। यानी कि वो जो अलीगढ़ के अंदर जब सर सैयद अहमद खान साहब का इदारा था, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी था, जब तब्दील हो गया तो वो उनके जो वालिद साहब थे वो रजिस्ट्रार, सबसे पहले वो रजिस्ट्रार मुकर्रर हुए। उन्होंने तुर्की जुबान से कई तर्जुमे उर्दू में किए और कुछ कहानियां भी लिखी। यानी कि उन्होंने, उनके जो अब्बा हैं कुर्रतुल ऐन के, उन्होंने यलदर्म जो है उन्होंने तुर्की जुबान की कहानी को उन्होंने उर्दू में तर्जुमा किया। नजर सज्जाद हैदर शादी से पहले बिन्नत नजर अल-बाकिर के नाम से बच्चों को के रिसालों पूर और तालीम निस्वा में कहानियां लिखती थीं। कुर्रतुल ऐन की जो अम्मी थी, वालदा थी, जो वो शादी से पहले ही बिन्त नजर अल-बाकिर के नाम से बच्चों को एक रिसाला होता है जिसमें बच्चों वगैरह के मजमून लिखे जाते हैं, वो गफूर और तालीम निस्वा की कहानियां, एक बहुत रिसाले का नाम है, लिखा जाता था, वो लिखवाती थी, वो इसमें लिखती थी। इनकी जो अम्मी थी, उनका पहला नॉवेल अख्तर इंसाफ बेगम सिर्फ 14 साल की उम्र में लिखा गया और वो लाहौर से छपा था। जो सबसे पहला कुर्रतुल ऐन की जो वालदा थी, उनका जो सबसे पहला नॉवेल लिखा गया था वो 14 साल की उम्र में लिखा गया था, लाहौर से वो छपा था। कुर्रतुल ऐन की हैदर की इब्तिदाई जिंदगी के चंद साल जजीरा पोर्ट बेलर में गुजरे। इन दोनों यालम वही तालीमात थे। इब्तिदाई तालीम वो देहरादून में हुई। लखनऊ के मशहूर अजहर धौन के कॉलेज बीए की डिग्री हासिल की और लखनऊ यूनिवर्सिटी में कुर्रतुल ऐन जो है यूनिवर्सिटी से 1937 में अंग्रेजी अदब एमए किया। सिर्फ 11 साल की उम्र में
قرۃ الحیدر نے بچوں کے لیے پہلی کہانی لکھی جو بھی چوہیا کی عنوان سے 1937 میں رسالہ پھول لاہور میں شائع ہوئی. یعنی کہ انہوں نے 11 سال کی عمر میں بچوں کے لیے ایک کہانی لکھی جس کا عنوان بی چوہیا، وہ لاہور سے چھپا. اس رسالے کے اندر اس رسالے کا نام تھا پھول. 5 سال بعد دوسری کہانی آئی یہ باتیں لاہور کے مشہور رسالہ ہمایوں میں ہی چھپی. 5 سال بعد انہوں نے پھر ایک قرۃ العین حیدر نے ایک اور کہانی لکھی جس کی کہانی کا نام تھا یہ باتیں، وہ بھی لاہور سے ہی چھپا اور ہمایوں سے چھاپا گیا. 1947 میں ملک تقسیم ہوا. قرۃ العین حیدر پاکستان چلی گئی جہاں کراچی میں ان کے بہت سے عزیز آباد ہو گئے تھے. اسی زمانے میں انہوں نے لندن میں BBC ریڈیو پر کام بھی کیا اور کچھ دستاویزی فلمیں بھی بنائیں. یعنی کہ قرۃ العین جو ملک تقسیم ہونے کے بعد پاکستان چلی گئی اور وہ جو ان کے عزیز جو ان کے تھے عزیز اپنے وہاں جا کے انہوں نے BBC ریڈیو کے کام پہ شروع کر دیا تھا. دستاویزی فلمیں بھی بنائی انہوں نے. اب جو ہے 1959 میں ان کا مشہور ناول آگ کا دریا چھپا اور اس کی محفل مخالفت ہوئی تو دل برداشتہ ہو کر ہندوستانی واپس چلی آئیں. یعنی کہ 1959 میں ایک اور انہوں نے وہ لکھا تھا ناول، تو وہ جو ہے جب وہ ناول پہنچا تو وہ مخالفت کرنے لگے لوگ، اچھا نہیں لگا وہ لوگوں کو، تو وہ ان سے برداشت نہ ہوا تو وہ دل میں تکلیف ہوئی ان کو، تو پھر وہ ہندوستان واپس آ گئیں. اور وہ ایسے کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں تو وہ واپس ہندوستان آ گئے. اسی زمانے میں ہندوستان میں وہ انگریزی رسالوں پر جو ہے ایمپرنٹ اور آل اسٹیتھرڈ یا کی فورڈ انڈیا کی ادارت سے وابستہ ہوئی. یعنی کہ ہندوستان آنے کے بعد انہوں نے اس کمپنی سے جڑی رہی. قرۃ العین حیدر اردو کی ممتاز ترین ناول نگار ہیں. ان کا پہلا ناول میرے بھی صنم خانے 1949 میں چھپا تھا. اس کے علاوہ انہوں نے سفینہ، یعنی کہ جو وہ تھی کہانیاں تھیں، افسانے تھے، یہ جو ہے اب ان کا جو سب سے پہلا ناول تھا وہ ان کا جو پہلا ناول کا نام تھا میرے صنم خانے 1949، میرے بھی صنم خانے 1949 میں چھپا گیا تھا. اس کے علاوہ انہوں نے سفینہ، غم دل، آگ کا دریا، آخر شب کے ہم سفر، گردش رنگ چمن اور چاندنی بیگم ان کے معروف ناول ہیں. یعنی کہ ان کے یہ بہت اچھے ناول لکھے گئے جو مشہور ہوئے تھے. 3 جدوں پر مشتمل ساقی ناول کار جہاں دراز ہیں بھی ان کی یادگار ہیں. یہ 3 جو بک لیٹ ہیں ان کی، جو ان کے لیول ہیں، وہ بہت ہی ان کے اوپر لکھا ہوا ہے. کار جہاں دراز بھی ان کی ایک یہ یادگار ہے، اس ناول کا نام ہے، لکھا گیا ہے ان کے اوپر. ان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ ستاروں سے آگے 1947 میں شائع ہوا تھا. یعنی کہ ایک افسانہ لکھی تھی وہ ستاروں سے آگے، تو 1947 میں وہ چھاپا گیا تھا. اس کے بعد 3 مجموعے شیشے کے گھر، پتجھڑ کی آواز اور روشنی کی رفتار چھپے. بچوں کے لیے کہانیاں لومڑی کے بچے، بہادر، میاں ڈھونچو کے بچے، شیر خان، ہرن کے بچے وغیرہ بھی لکھی تھیں. یعنی کہ بہت ساری ناول لکھی تھی، افسانے لکھے تھی. ہندوستان کے اوپر بھی انہوں نے متعلق ان کے بہت لکھے تھے. اس سے متعلق خطوں کا مجموعہ دامان باغبان کے نام سے ان کے اہل خاندان، دوستوں اور ہم عصروں کی تصویروں کا البم کف گل فروش بھی شائع ہو چکا ہے. یعنی کہ انہوں نے بہت ساری چیزیں لکھی ہیں. البم بھی تھا قرۃ العین حیدر کی تنقیدی مضامین اور مجموعہ داستان اہل گل ہے، دوسروں کے اوپر طنز بھی کیا تھا. انگریزی اور ہندی میں ان کی کتابوں کا انگریزی اور ہندی کے ان کی کتابوں کے متعدد ترجمے شائع ہوئے ہیں. یعنی کہ ان کی کتاب کا ہندی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے اور انگلش میں بھی ہے. ان کے ہر ایک اس میں چھپے گئے تھے. 1967 میں ادبی خدمت کے لیے قرۃ العین حیدر کو ساہتیہ اکادمی ایوارڈ دیا گیا. 2 سال تک انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں
विजिटिंग प्रोफेसर की हैसियत से काम किया। ये सब इनके कारनामों से किया गया। उसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया में भी उर्दू की विजिटिंग प्रोफेसर की फराइज अंजाम दिए। हुकूमत हिंद ने उन्हें पद्म श्री और पद्म भूषण के आराज से सरफराज किया, यानी कि बहुत बड़े पद होता है एक, जिससे उन्हें नवाजा गया, उन्हें किया गया। 1990 में क़ुर्रतुल ऐन की खिदमत के एतराफ़ में मुल्क का सबसे मुमताज़ अदबी इनाम ज्ञानपीठ दिया गया। सबसे मुमताज़ जो अदबी इनाम दिया जाता है वो 1990 में उन्हें ये पेश दिया गया। क़ुर्रतुल ऐन हैदर के नावलों और अफसानों में ज़्यादातर कदीम मुश्तरका तहज़ीब की अक्कासी नज़र आती है, यानी कि जो इनके नावल जो लिखे हैं क़ुर्रतुल ऐन ने, वो इनके नावल में या अफसानों में मुश्तरका तहज़ीब नज़र आती है, उनको नज़र आती है, बयान किया गया जाता है। यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में त्योहारों में, आपस के हर चीज़ में शरीक आते हैं, उसको कहा जाता है मुश्तरका तहज़ीब। पहले ऐसे चलता था कि हिंदू के घर में भी अगर कुछ होगा तो मुस्लिम जाएंगे, क्रिश्चियन के में होगा तो उसमें भी जाएंगे, सब आपस के जो रिलेटिव हैं वो सब जाते हैं आपस के। मुल्क की तकसीम के बाद इस तहज़ीब को शदीद नुकसान पहुंचा। इसके किस्सों के अक्सर किरदार शायराना फ़िज़ा से मुताल्लिक़ थे, जो हिंदू हो या मुस्लिम होने के बावजूद एक मुश्तरका के निज़ाम ज़िंदगी में यकीन रखते थे। मुल्क तकसीम होने के बाद ये मुश्तरका तहज़ीब को बहुत नुकसान हुआ, और यानी कि वो लोग अलग अलग हो गए, अपने अपने मजहबों के लोग, और अपने अपने त्योहार मनाने लगे। मुश्तरका तहज़ीब का जो एक वो होना निज़ाम था वो ख़त्म होने लगा। हिंदुस्तान तकसीम की क़ुर्रतुल हैदर के यहाँ एक हौलाक इंसानी एक लंबे तौर से सामने आती है, यानी कि हिंदुस्तान के तकसीम होने, उन्होंने जो एक तहरीक नावल जो लिखे थे उसके हिसाब से हिंदुस्तान में तकसीम होने के बाद एक ख़तरनाक, एक हौलनाक सूरत पेश आ गई क़ुर्रतुल ऐन के सामने। ये तो मुश्तरका तहज़ीब का सामने क्या हो गया। बिलशबा क़ुर्रतुल हैदर उर्दू फिक्शन का सबसे अहम नाम है, यानी कि जो उर्दू में सबसे अहम रोल जो ये रखती हैं अपनी ज़िंदगी का। अपनी ज़िंदगी के 30 बरस उन्होंने दिल्ली के आसपास गुजारे। 21 अगस्त 2007 को नोएडा में क़ुर्रतुल ऐन का हैदर का इंतकाल हो गया, और जामिया मिलिया इस्लामिया में कब्रिस्तान में उन्हें दफन हुई। ये चैप्टर तो पूरा हो गया। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और बहुत अच्छे से मैंने इसको रीड भी करा है। और फिर भी अगर कोई क्वायरी हो तो मुझे बताइएगा, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आ रहा है। और हाँ फ्रेंड्स, प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा, और अगर कर भी दिया हो तो आगे शेयर भी कर दीजिएगा अपने आसपास। अगर ना करा हो तो वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा लें, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड कर लें, समझ लें। आइए मैं अब इसके आपको सवाल जवाब और अल्फाज मायने कराती हूँ।